हेलो दोस्तों, जरा ईमानदारी से सोचिए, क्या आपकी जिंदगी में थकान ज्यादा इसलिए है क्योंकि आप ज्यादा काम कर रहे हैं, या इसलिए कि आप हर किसी को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं? आप देते जा रहे हैं समय, एनर्जी, अटेंशन, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ टूटता जा रहा है। आप हाँ कहते जा रहे हैं, लेकिन मन चुपचाप नहीं चिल्ला रहा है। आप दूसरों की एक्सपेक्टेशन पूरी करते करते अपनी आवाज खोते जा रहे हैं, और सबसे खतरनाक बात, आपको लगने लगता है कि यही जिंदगी है। लेकिन सच ये है, ये जिंदगी नहीं है, ये इनर बैटल है। और अगर आपने देना बिना उम्मीद के सीख लिया, ना कहना सीख लिया, दूसरों की एक्सपेक्टेशन से बाहर आना सीख लिया, तो यहीं से आपकी असली आजादी शुरू होती है। विन योर इनर बैटल के भाग 2 में लेखक आपको बाहर की दुनिया से नहीं, आपके अपने दिमाग से आजाद कराएगा। पहले भाग में आपने अपने अंदर के डर को पहचाना। आपने देखा कि दुश्मन बाहर नहीं था, वो आपकी सोच में था। आपने सीखा डर कहां से आता है, कंट्रोल किसके हाथ में है, और क्यों ज्यादातर फैसले गलत नहीं होते, बस अधूरे होते हैं। आपने एक बात साफ समझ ली, आप टूटे हुए नहीं हैं, आप सिर्फ उलझे हुए थे। लेकिन अब एक सवाल सामने खड़ा है, अगर सब समझ आ गया, अगर डर झूठ है, अगर कंट्रोल आपके हाथ में है, अगर आप जानते हैं कि क्या सही है, तो फिर ज्यादातर लोग बदलते क्यों नहीं? क्यों लोग सब जानने के बाद भी उसी जिंदगी में फंसे रहते हैं? क्यों समझ होने के बावजूद एक्शन नहीं आता? क्यों हर बार वही पैटर्न दोहराया जाता है? क्यों असली लड़ाई डर से नहीं होती, असली लड़ाई होती है कंफर्ट से। और भाग 2 इसी अधूरी यात्रा को पूरा करता है। यहाँ हम सीखेंगे कैसे देना है बिना उम्मीद के, कैसे ना कहना है बिना गिल्ट के, कैसे दूसरों की एक्सपेक्टेशन से बाहर निकलना है, और कैसे उस शोर को बंद करना है जो आपको खुद की आवाज सुनने नहीं देता। और याद रखिए, जिंदगी तब नहीं बदलती जब आप सब समझ जाते हैं, जिंदगी तब बदलती है जब आप वही करना शुरू करते हैं जो अब तक टालते आ रहे थे। अब सवाल ये नहीं है कि आप बदल सकते हैं या नहीं, सवाल ये है कि आप सच में बदलना चाहते हैं। अगर हाँ, तो इस ऑडियो बुक से जुड़े रहिए। चैप्टर 15, गिव एंड डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग बैक। क्या आपने कभी किसी के लिए कुछ अच्छा किया है और बदले में थैंक यू तक न मिलने पर अंदर ही अंदर दुखी हो गए? अगर हाँ, तो शायद समस्या दूसरों में नहीं, उम्मीद में है। हर इंसान मदद करते समय ये मानकर चलते हैं कि सामने वाला जरूर सराहेगा, जरूर याद रखेगा, और शायद कभी ना कभी बदला भी चुकाएगा। लेकिन क्या आपने गौर किया है, जब ये उम्मीद पूरी नहीं होती तो वही मदद हमारे लिए बोझ बन जाती है। यहाँ असली दुश्मन सामने वाला इंसान नहीं होता, बल्कि हमारी उम्मीद होती है। आप सोचते हैं, मैं इतना कर रहा हूँ और उसने कुछ नहीं कहा, कम से कम मदद को स्वीकार तो कर सकता था। यहीं से भीतर मन में कड़वाहट पैदा होती है, और ये कड़वाहट धीरे धीरे आपके मन को थका देती है। इस अध्याय में लेखक हमें यही समझाने का प्रयास करते हैं कि देना सीखो, लेकिन बदले की उम्मीद छोड़ दो। उसके लिए हमें वो एक एग्जाम्पल देते हैं कि ऐसे लोग जिन्होंने जिंदगी में सैकड़ों लोगों की मदद की, लेकिन बदले में शायद ही किसी ने आभार जताया। पॉइंट ये नहीं है कि लोग बुरे हैं, पॉइंट ये है कि इंसान नेचुरली भूल जाता है। अगर आप हर अच्छे काम के बाद एप्रिसिएशन खोजेंगे तो आप हर बार निराश होंगे। याद रहे, असल शांति तब आती है जब आप ये मान लेते हैं आप इसलिए देते हैं क्योंकि देना आपकी वैल्यू है, इसलिए नहीं कि सामने वाला आपको कुछ लौटाएगा। जब आप एक्सपेक्टेशन छोड़ देते हैं तो काइंडनेस, हाँ दयालुता, बोझ नहीं रहती, वो आजादी बन जाती है। आज आप किसी एक इंसान के लिए कुछ अच्छा कीजिए और मन ही मन कहिए, मैं बदले में कुछ नहीं चाहता। फिर देखें मन कैसा हल्का महसूस करता है। लेकिन सवाल ये है, अगर एक्सपेक्टेशन छोड़नी है तो सीमाएं कैसे बनाएं, जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 16, से नो। क्या आपने कभी हाँ कहा है जब अंदर से आपकी पूरी आवाज चिल्ला रही थी? नहीं। अगर हाँ, तो यह अध्याय आपके लिए है। हम में से ज्यादातर लोग ना कहने से डरते हैं कि सामने वाला बुरा मान जाएगा, डरते हैं कि रिश्ता बिगड़ जाएगा, डरते हैं कि कहीं मौका हाथ से न निकल जाए। लेकिन क्या आपने ये सोचा है, हर बार हाँ कहकर आप किसी नुकसान पहुंचा रहे हैं? और अक्सर जवाब होता है खुद को। समस्या ये नहीं कि लोग हमसे ज्यादा मांगते हैं, समस्या ये है कि हम हर बार मान जाते हैं। आप काम में पहले से थके हुए हैं, फिर भी कोई कहता है बस ये काम और कर दो। आप थके हैं, आराम चाहते हैं, लेकिन कोई बुलाता है, चलो बाहर चलते हैं,
मना मत करना। और आप सोचते हैं ना कहूंगा तो बुरा लगेगा। यहीं से मन में कड़वाहट पैदा होती है। आप बाहर से मुस्कुराते हैं लेकिन अंदर से चिड़चिड़े हो जाते हैं। इसीलिए लेखक कहते हैं अगर हाँ की एक कीमत होती है तो आपको उसे जानना होगा। जब आप किसी को हाँ कहते हैं तो आप अक्सर अपने समय, अपनी ऊर्जा और अपनी प्राथमिकताओं को ना कह रहे होते हैं। लेकिन यहाँ एक सीधा सच बताते हैं, जो इंसान हर बात पर हाँ कहता है वह अपने समय को वैल्यू नहीं देता, और जो अपने समय को वैल्यू नहीं देता दुनिया भी उसे वैल्यू नहीं देती। ना कहना सेल्फिश होना नहीं है, ना कहना सेल्फ रेस्पेक्ट है। जब आप साफ और ईमानदारी से ना कहते हैं लोग आपको ज्यादा रेस्पेक्ट करते हैं। आपका स्ट्रेस कम होता है, आपके पास वही चीजें करने की ताकत बचती है जो सच में जरूरी है। याद रखिए, हर किसी को खुश करने की कोशिश अंत में आपको ही थका देती है। इसीलिए आज कम से कम एक जगह ऐसा ना कहिए जहां आप नॉर्मली मजबूरी में हाँ कह देते हैं। बाद में नोटिस कीजिए, क्या दुनिया टूट गई? क्या आप थोड़ा हल्का महसूस कर रहे हैं? लेकिन सवाल ये है, अगर ना कहना इतना जरूरी है तो कितने तरीकों से ना कहना आसान होगा बिना रिश्ते बिगाड़े? जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 17, अदर पीपल्स एक्सपेक्टेशंस। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप अपनी जिंदगी जी कम रहे हैं और दूसरों की उम्मीदें पूरी ज्यादा कर रहे हैं? अगर हाँ तो यह अध्याय आपकी आंखें खोल देगा। हम बचपन से ही उम्मीदों के बीच बड़े होते हैं। माता पिता की उम्मीदें, समाज की उम्मीदें, दोस्तों, रिश्तेदारों और आसपास के लोगों की उम्मीदें। धीरे धीरे ये तय होने लगता है कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, कौन सा काम करना चाहिए, किस उम्र में क्या हासिल करना चाहिए, और बिना सोचे समझे हम उन एक्सपेक्टेशंस को अपनी जिंदगी का ब्लूप्रिंट बना लेते हैं। समस्या तब शुरू होती है जब आप वो कर रहे होते हैं जो आपको करना अच्छा नहीं लगता, सिर्फ इसलिए क्योंकि लोग यही एक्सपेक्ट करते हैं। आप अंदर से थके हुए होते हैं लेकिन बाहर से मुस्कुराते हैं। आप सोचते हैं अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो लोग क्या कहेंगे, अगर मैंने मना कर दिया तो मैं सेल्फिश कहलाऊंगा। यहीं से अंदरूनी टकराव शुरू होता है। आप दूसरों को खुश करते करते खुद से दूर होते चले जाते हैं। लेखक कहते हैं कि याद रहे, आप दूसरों की उम्मीदें पूरी करने के लिए पैदा नहीं हुए। हर इंसान अपना पाथ, हाँ रास्ता खुद होता है। लेकिन जब आप बिना सवाल किए दूसरे के सपनों को अपना बना लेते हैं तो जुझलाहट जन्म लेती है। लेखक यहाँ एक सीधी बात कहते हैं, अगर आप किसी इनविटेशन या फैसले को लेकर पहले से ही चिड़चिड़ाहट महसूस कर रहे हैं तो वही आंसर है। वो हाँ नहीं है, एक छुपा हुआ ना है। जब आप ईमानदारी से कहते हैं मुझे ये पसंद नहीं है या मैं ये नहीं करना चाहता तो आप बदतमीज नहीं होते, आप हॉनेस्ट होते हैं। और लॉन्ग टर्म में ईमानदारी रिश्तों को कमजोर नहीं करती, मजबूत बनाती है। जो लोग सच में आपकी केयर करते हैं वो आपकी बाउंड्रीज को समझेंगे, और जो नहीं समझते शायद वो आपकी जिंदगी का कंट्रोल छोड़ने से डरते हैं। आज खुद से ये सवाल पूछिए, क्या मैं ये काम करने के लिए कर रहा हूँ या सिर्फ दूसरों की एक्सपेक्टेशंस की वजह से? अगर जवाब साफ नहीं है तो रुकना भी एक सही ऑप्शन है। लेकिन सवाल ये है, अगर एक्सपेक्टेशन से ज्यादा आजादी चाहिए तो दिमाग के शोर को कैसे कम करें? जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 18, एलिमेंट नॉइज। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप थके हुए हैं बिना कुछ ज्यादा किए? शायद वजह काम नहीं है, शायद वजह है आपके दिमाग का लगातार शोर। आज की दुनिया में सबसे बड़ी समस्या कमी की नहीं है बल्कि नॉइज की है। हर तरफ से आवाजें आ रही है। लोग क्या सोचेंगे, क्या करना चाहिए, क्या मिस हो रहा है, कौन आगे निकल गया, क्या मैं कर पाऊंगा? आप दिन भर कुछ ना कुछ करते रहते हैं, फिर भी रात को लगता है मैंने असल में किया क्या? यही नॉइज है जो आपको बिजी रखता है लेकिन फोकस नहीं बनने देता। समस्या ये नहीं कि आपके पास ऑप्शंस कम है, समस्या ये है कि ऑप्शन बहुत ही ज्यादा है। हर इन्विटेशन, हर मैसेज, हर एक्सपेक्टेशंस आपका ध्यान खींचती है। आप हर चीज पर हाँ कहते हैं और अंत में खुद के लिए कुछ नहीं बचता। ये एक हल्की लेकिन डेंजरस ट्रैप है। आप सोचते हैं अगर मैंने मना किया तो कुछ खो दूंगा, लेकिन सच ये है अगर हाँ के साथ आप अपना समय, अपनी एनर्जी और अपनी क्लियरिटी खो रहे हैं तो ये बहुत ही भयावह है। इस अध्याय में लेखक हमें यही समझाने का प्रयास करते हैं कि नॉइज हटाओ ताकि जिंदगी साफ सुनाई दे। और लेखक यहाँ एक पावरफुल आइडिया लाते हैं कि कम होना नुकसान नहीं है, कम होना आजादी है। जब आप
गैर जरूरी चीजों को ना करते हैं तो आप जरूरी चीजों को हाँ कह पाते हैं। नॉइज हटाने का मतलब ये नहीं कि आप दुनिया से कट जाएं। इसका मतलब है कि आप सोच समझकर डिसाइड करें किस चीज पर ध्यान देना है और किस चीज को इग्नोर करना है। यहीं से कंट्रोल वापस आपके पास आता है। जब आप नॉइज हटाते हैं आपका मन शांत होता है, आपके फैसले लेने की क्षमता बेहतर होती है, आप गिल्ट के बिना भी ना कह पाते हैं और सबसे बड़ी बात, आप उन चीजों का आनंद ले पाते हैं जिन्हें आप खुद चुनते हैं। याद रखिए, हर चीज इम्पोर्टेंट नहीं होती और हर इनविटेशन जरूरी नहीं होता। आज एक पल रुककर खुद से पूछिए, यह चीज सच में जरूरी है या सिर्फ नॉइज है? अगर जवाब क्लियर नहीं है तो उसे छोड़ देना ही एक सही फैसला है। लेकिन सवाल ये है, अगर ना कहना इतना जरूरी है तो कितने प्रैक्टिकल तरीकों से ना कहा जाए बिना awkward हुए? जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 19, वेज टू से नो। क्या आपको ना कहना आता तो है लेकिन सही शब्द उस पल नहीं मिलते? यह अध्याय आपको ना कहने का साहस ही नहीं, तरीका भी सिखाएगा। अक्सर हम जानते हैं कि हमें ना कहना चाहिए, लेकिन डर इस बात का होता है कि कहीं सामने वाला बुरा न मान जाए। इसीलिए हम या तो बहाने बनाते हैं या झूठ बोलते हैं या मजबूरी में हाँ कह देते हैं और बाद में खुद से नाराज होते हैं। लेकिन अगर ना कहने से आपकी राह आसान होती है और उसका क्लियर तरीका हो तो ये इतना अजीब नहीं लगता। समस्या ना कहने की नहीं है, समस्या ये है कि तुरंत जवाब देने की आदत। जैसे ही आपके पास कोई अनुरोध आता है तो दिमाग घबराहट में चला जाता है। आप सोचते हैं अभी क्या बोलूं, अगर अभी मना किया तो रिश्ता खराब हो जाएगा। यहीं से गिल्ट शुरू होता है और वही गिल्ट आपको कंट्रोल करता है। और इस अध्याय में लेखक कहते हैं कि ना कहने का एक ही तरीका नहीं होता, आप परिस्थिति के हिसाब से तरीके चुन सकते हैं। लेकिन यहाँ 4 प्रैक्टिकल तरीके बताते हैं जो आपको आत्मविश्वासी बनाते हैं। फर्स्ट, इनडायरेक्ट ना। जब शुरुआत कर रहे हो तो सीधा ना बोलना मुश्किल लगता है। ऐसे में आप कह सकते हैं अभी मेरी कुछ कमिटमेंट है। आप मना कर रहे हैं लेकिन बिना टकराव के। सेकेंड, लेट मी गेट बैक टू यू। मैं बाद में बताता हूँ। ये सबसे अंडररेटेड तरीका है। आप तुरंत जवाब नहीं देते, आप समय लेते हैं। इससे आपका प्रेशर कम होता है, आप सोच पाते हैं और आप इमोशनली क्लियर रहते हैं। थर्ड, कंडीशनल हाँ। कभी कभी पूरा ना संभव नहीं होता। ऐसे में आप कहते हैं मैं ये कर सकता हूँ अगर इससे मेरा बाकी काम प्रभावित ना हो। ये आपकी बाउंड्रीज सेट करता है। फोर्थ, डायरेक्ट नो। जब आप अभ्यास कर लेते हैं तो सबसे पावरफुल तरीका ये होता है सीधा, साफ और शांत ना, बिना सफाई दिए, बिना बहाने के। और सबसे हैरानी की बात कि ज्यादातर लोग इस ना का रेस्पेक्ट करते हैं। याद रहे, ना कहना स्किल है और हर स्किल सीखी जा सकती है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे गिल्ट कम होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और लाइफ सिंपल लगेगी। याद रखिए, आप हर रेस्पेक्ट के लिए अवेलेबल नहीं है और ये बिल्कुल ठीक है। अगली बार किसी रेस्पेक्ट में कोई रिक्वेस्ट आए तो तुरंत जवाब ना दें। कम से कम 10 सेकंड रुकें और सोच समझकर ना कहने का तरीका चुनें। लेकिन सवाल ये है, अगर ना कहना इतना जरूरी है तो गलत लोगों के साथ रहने से क्या होता है? जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 20, यू आर हु यू स्पेंड टाइम विद। क्या आपने कभी सोचा है अगर आपकी सोच कमजोर पड़ रही है तो शायद वजह आप नहीं, आपके आसपास के लोग हैं। हम ये मानना पसंद नहीं करते लेकिन सच्चाई ये है, हम अकेले नहीं सोचते, हम प्रभाव में सोचते हैं। जिसके साथ आप समय बिताते हैं, उनकी बातें, उनकी शिकायतें, उनके डर धीरे धीरे आपके अंदर उतर जाते हैं। आप नोटिस भी नहीं करते और आपकी लैंग्वेज, डिसीजन, यहाँ तक कि सपने भी बदलने लगते हैं। समस्या ये नहीं कि लोग नकारात्मक होते हैं, समस्या ये है कि नेगेटिविटी फैलने वाली होती है। ऐसे लोग हर प्रॉब्लम में बाधा देखते हैं, हर आइडिया में रिस्क देखते हैं और हर चेंज में डर देखते हैं। जब आप उनके साथ रहते हैं तो आप भी अनजाने में सॉल्यूशन की जगह एक्सक्यूज ढूंढने लगते हैं। लेखक इस अध्याय में बड़ी स्पष्टता के साथ कहते हैं कि आप अपने 5 सबसे करीबी लोगों का एवरेज बन जाते हैं, क्योंकि सकारात्मक लोग आइडिया को पुश करते हैं, एक्शन के लिए प्रोत्साहित करते हैं और प्रॉब्लम में भी रास्ता ढूंढते हैं। ऐसे लोगों के साथ रहने से आपका कॉन्फिडेंस स्वाभाविक रूप से बढ़ता है। याद रखिए, आपको परफेक्ट लोग नहीं चाहिए, आपको ग्रोथ ओरिएंटेड लोग चाहिए। इस अध्याय में लेखक आपको यह नहीं कहता कि आप पुराने दोस्तों को छोड़ दें, वो कहते हैं कि आप किससे सीखते हैं,
किससे प्रेरणा लेते हैं और किसके साथ ज्यादा समय बिताते हैं, इसका चुनाव सोच समझ के करें, क्योंकि अंत में आपकी इनर बैटल्स अकेले नहीं जीती जाती। आज अपने आप से एक सवाल पूछिए, जिसके साथ मैं ज्यादा समय बिताता हूँ, क्या वो मुझे आगे बढ़ाता है या मुझे वहीं रोके रखता है। लेकिन सवाल ये है, अगर लोग हमें शेप करते हैं तो तुलना हमें क्यों तोड़ देती है। जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 21, कंपेयरिंग आवरसेल्व्स टू अदर्स। क्या आपने कभी अपनी जिंदगी ठीक ठाक लगते हुए भी किसी और को देखकर अचानक छोटी महसूस की है? अगर हाँ, तो यह अध्याय आपकी उसी बेचैनी की जड़ तक जाएगा और आपको वहां पर ले जाएगा। हम सब सामाजिक स्वीकृति चाहते हैं, ये इंसानी स्वभाव है, लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब हम अपनी वैल्यू दूसरों की सक्सेस, स्टेटस या प्रेजेंस से मापने लगते हैं। आपने नोटिस किया होगा, एक दिन आप खुश होते हैं और अगले दिन किसी और की अचीवमेंट देखकर खुद को पीछे महसूस करने लगते हैं। यही कंपैरिजन का जाल है। कंपैरिजन हमें ये भ्रम देता है कि हम सब एक ही रेस में हैं, लेकिन सच्चाई ये है, हर इंसान की स्टार्टिंग लाइन अलग होती है, रिसोर्सेज अलग होते हैं और प्राथमिकताएं भी अलग होती है। जब आप किसी और की सिर्फ अच्छी चीजें देखते हैं तो आप उसे अपनी जीवन की असली संघर्ष से कंपेयर करने लगते हैं और नतीजा तनाव, जलन और सेल्फ डाउट। लेकिन लेखक कहते हैं, अगर आप सच में डर मुक्त होना चाहते हैं तो सोशल अप्रूवल की परवाह छोड़नी होगी। ऑथर यहाँ अंदर से आने वाली प्रेरणा और बाहर से मिलने वाली प्रेरणा का फर्क बताते हैं। लेखक कहते हैं कि बाहर से आने वाली प्रेरणा आपको दूसरों से कंपेयर करवाती है, जबकि अंदर से आने वाली प्रेरणा आपको खुद से कनेक्ट करवाती है। जब आप अपने अंदरूनी मूल्य से जीते हैं तो कंपैरिजन अपने आप बेकार हो जाता है, क्योंकि आप यूनिक है और यूनिक चीजों की तुलना नहीं होती। कंपैरिजन पूरी तरह गलत नहीं है अगर आप उसे सीखने के लिए इस्तेमाल करें। आप दूसरों को देख सकते हैं स्किल्स सीखने के लिए, डिसिप्लिन समझने के लिए, सिस्टम अपनाने के लिए, लेकिन खुद को नीचा दिखाने के लिए नहीं। याद रखिए, आप किसी और की कॉपी बनने नहीं आए हैं, आप अपना वर्जन बनने आए हैं। ईश्वर ने आपको एक अद्भुत व्यक्तित्व के साथ धरती पर भेजा है। आज जब भी आप खुद को किसी से कंपेयर करते पकड़े, खुद से पूछिए कि मैं इससे क्या सीख सकता हूँ, ना कि मैं इससे कम क्यों हूँ। लेकिन सवाल ये है, अगर कंपैरिजन छोड़ना इतना जरूरी है तो जिंदगी का असली मीनिंग कहाँ से आता है? जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 22, इन सर्च ऑफ मीनिंग। क्या आपने कभी सब कुछ ठीक होते हुए भी अंदर से खालीपन महसूस किया है? अगर हाँ, तो यह अध्याय उसी खालीपन की जड़ तक जाता है। इंसान सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं जीता, वो जीना चाहता है किसी वजह से। जब हमारे पास खाना है, रहने की जगह है, बेसिक सिक्योरिटी है, फिर भी मन बेचैन रहता है, तो वजह अक्सर दुख नहीं, मीनिंग की कमी होती है। यही वजह है कि आज के समय में जहाँ पहले से ज्यादा कंफर्ट है, वहीं पहले से ज्यादा लोग डायरेक्शन लेस महसूस कर रहे हैं। जब इंसान को ये समझ नहीं आता कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ, तो वो धीरे धीरे ऑटो पायलट पर जीने लगता है। सुबह उठना, काम करना, दिन काटना, रात को थक जाना, लेकिन भीतर से सवाल उठता है, बस इतना ही? इस हालात को लेखक अस्तित्व का खालीपन कहते हैं। ये खालीपन बोर्डम, हाँ, उबाऊपन पैदा करता है, नकल बढ़ाता है और हमें दूसरों की जिंदगी कॉपी करने पर मजबूर करता है। इस अध्याय में लेखक कहते हैं कि जिंदगी का मीनिंग कोई बाहर से मिलने वाली चीज नहीं है, ये कुछ ऐसा है जिसे आप सक्रिय रूप से खोजते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ही गहरी बात रखते हैं, मीनिंग सिर्फ मंजिल में नहीं, जर्नी में होता है। कुछ लोग सोचते हैं जब मुझे मेरा उद्देश्य मिल जाएगा तब मैं खुश हो जाऊंगा, लेकिन सच्चाई ये है, मीनिंग की खोज खुद में ही जीवन को मीनिंगफुल बना देती है। जब आप किसी चीज की तलाश में होते हैं, आप ज्यादा सजग रहते हैं, आप ज्यादा जिज्ञासु होते हैं और ज्यादा जीवित सा महसूस करते हैं। अगर आपको अभी अपनी जिंदगी का मीनिंग साफ नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप खो गए हैं, इसका मतलब है कि आप सही सवाल पूछना शुरू कर चुके हैं और यही सवाल आपको सतही चीजों से दूर करता है, इमिटेशन से बाहर निकालता है और आपको अपने अंदर झांकने पर मजबूर करता है। याद रखिए, मीनिंग पाने से पहले मीनिंग की तलाश जरूरी होती है कि मेरे जीवन का मीनिंग क्या है। आज खुद से ये सवाल पूछिए, दिन का कौन सा काम मुझे अंदर से थोड़ा सा भी मीनिंगफुल महसूस कराता है? मान लीजिए कोई इंसान अपने काम से खुश नहीं है, लेकिन जब वो किसी को सिखाता है
या किसी की मदद करता है तो उसे अलग सी तसल्ली मिलती है। ये कोई संयोग नहीं है, ये संकेत है। लेकिन सवाल ये है, अगर मीनिंग की तलाश इतनी जरूरी है तो मेरी जिंदगी आखिर किस बारे में होनी चाहिए, जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 23, व्हाट्स योर लाइफ अबाउट। क्या आपने कभी खुद से ईमानदारी से पूछा है, मैं रोज जो कर रहा हूँ क्या वही मेरी जिंदगी का मतलब है? अगर आज आप रुककर सोचें तो शायद ये सवाल आपको असहज कर दे। अधिकतर लोग जिंदगी को ऐसे जीते हैं जैसे कोई डिफॉल्ट मोड चालू हो, पढ़ाई करो, नौकरी करो, जिम्मेदारियां निभाओ और समय कटता जाए। लेकिन बहुत ही कम लोग रुककर ये पूछते हैं, मेरी जिंदगी किस दिशा में जा रही है? ये अध्याय हमें सिखाता है कि जिंदगी का मतलब कोई बड़ा फिलोसॉफिकली जवाब नहीं होता। अक्सर वो बहुत ही सिंपल होता है, लेकिन हम उसे देख नहीं पाते। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हम अपनी जिंदगी की परिभाषा दूसरों से उधार ले लेते हैं। समाज कहता है क्या इम्पोर्टेंट है, परिवार तय करता है क्या सक्सेसफुल कहलाएगा, और सोशल तुलना हमें डायरेक्शन लेस बना देती है। और नतीजा, आप बिजी रहते हैं लेकिन संतुष्ट नहीं, और यही झुंझलाहट पैदा होती है। एक ऐसा एहसास कि कुछ तो अधूरा है। और लेखक हमें यही समझाने का प्रयास करते हैं कि आपकी जिंदगी किस बारे में होगी ये कोई और तय नहीं करता, ये फैसला सिर्फ आप तय करते हैं। लेखक साफ कहते हैं आपको स्टीव जॉब्स या एल्बर्ट आइंस्टाइन जैसा कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करने की जरूरत नहीं है। आपकी लाइफ का मीनिंग ये भी हो सकता है कि आप एक अच्छे माता पिता बने, आप किसी को इंस्पायर करें, आप सीखते रहें और सिखाते रहें। याद रहे, मीनिंग इम्पैक्ट से आता है, प्रसिद्धि से नहीं। जब आप ये स्वीकार कर लेते हैं तो जिंदगी हल्की लगने लगती है। अगर आज आपको साफ नहीं पता कि आपकी जिंदगी किस बारे में है तो यह असफलता नहीं है, ये शुरुआत है। यह अध्याय आपको ये परमिशन देता है कि आप खोज कर सकते हैं, आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और रास्ते में अपना मीनिंग खुद बना सकते हैं। याद रखिए, जिंदगी का मतलब पहले नहीं मिलता, जिंदगी जीते हुए मिलता है। आज 5 मिनट शांति से बैठकर खुद से पूछिए, अगर कोई मुझे नाम या जॉब टाइटल से नहीं जानता तो मैं किस वजह से याद रखा जाना चाहूंगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत ही साधारण नौकरी करता है, लेकिन वो हर दिन किसी न किसी की मदद करता है, किसी को सीखने में सपोर्ट देता है। उसकी जिंदगी बाहर से सिंपल दिखती है लेकिन अंदर से मीनिंगफुल होती है। लेकिन सवाल ये है, अगर जिंदगी का मतलब हम खुद तय करते हैं तो उद्देश्य आखिर मिलता कैसे है, जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 24, फाइंडिंग योर पर्पस। क्या होगा अगर आपका पर्पस कहीं बाहर नहीं आपके अंदर ही छुपा बैठा हो? और क्या हो अगर सबसे बड़ी रुकावट यही हो कि आप उसे सुनने के लिए अभी रुके ही नहीं, ना ही कभी रुके हैं। बहुत से लोग पूछते हैं मेरा पर्पस क्या है, लेकिन उससे पहले एक जरूरी सवाल कभी नहीं पूछते, मैं असल में बनना क्या चाहता हूँ। यह अध्याय साफ करता है कि पर्पस कोई जादुई चीज नहीं है जो एक दिन अचानक आसमान से गिर जाए। पर्पस एक डिसीजन है, एक सचेत चुनाव। जब तक आप ये तय नहीं करते कि आप किस तरह का इंसान बनना चाहते हैं, तब तक पर्पस धुंधला ही रहेगा। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हम पर्पस को ओवरथिंक कर देते हैं। क्या मैं सही चीज चुन रहा हूँ? अगर ये गलत निकला तो लोग क्या कहेंगे? यही डर और एंजाइटी दिमाग को जाम कर देते हैं। लेखक कहते हैं अगर आपके पास प्रेरणा नहीं है तो इसका मतलब है कि आपके पास इनपुट कम है। हाँ, आपके पास नई चीजें कम हैं। आप आउटपुट के बिना इनपुट के एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। लेखक कहते हैं कि पर्पस कोई खोज नहीं, पर्पस एक फैसला है। आपको ये तय करना है आप किस तरह की जिंदगी जीना चाहते हैं, आप किन चीजों को वैल्यू देते हैं और आप किस दिशा में एनर्जी लगाना चाहते हैं। लेखक यहाँ एक जरूरी बात जोड़ते हैं, पर्पस अक्सर तभी दिखता है जब आपका दिमाग शांत हो। लेखक कहते हैं कि लगातार तनाव और लगातार एंजाइटी स्पष्टता को मार देती है। इसीलिए पहले अपना स्ट्रेस कम करें, अपने ध्यान भटकाने वाली चीजों को अपने जीवन से हटाएं और खुद को नए आइडियाज, किताबों और लोगों और अनुभवों के लिए पूर्ण रूप से खोल दें, क्योंकि पर्पस आपके अंदर ही है, बस वो अभी डर रहा है बाहर आने से। लेखक कहते हैं अगर आज आपको पर्पस नहीं दिख रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है, ये फेलियर नहीं है, ये प्रोसेस का हिस्सा है। लेखक कहते हैं जिस दिन आपको अंदर से ये महसूस हो जाए कि हाँ
यही है जो मैं करना चाहता हूँ, उसी दिन सेलिब्रेट जरूर करना, लेकिन अगली सुबह उठकर काम पर लग जाना। पर्पस सोचने से नहीं, जीने से साफ होता है। आज खुद से ये सवाल पूछिए, अगर डर, पैसे और लोगों की राय हट जाए तो मैं किस दिशा में एक छोटा कदम उठाऊंगा? और उस जवाब को हल्के में मत लीजिए। लेकिन सवाल ये है, अगर पर्पस मिल जाए तो उसे रोजमर्रा की जिंदगी में जिया कैसे जाए, जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 25, प्रैक्टिस प्रेजेंस एंड हैप्पीनेस। क्या आपने नोटिस किया है, आप दुखी ज्यादा तब होते हैं जब आप यहाँ नहीं होते। हम में से ज्यादातर लोग मानते हैं कि खुशी किसी चीज के मिलने के बाद आएगी, जब जॉब मिलेगी, जब पैसा मिलेगा, जब हालात सही होंगे, जब प्यार मिलेगा। लेकिन सच ये है, खुशी कोई इनाम नहीं है, ये एक स्किल है, और हर स्किल की तरह इसे भी सीखा और अभ्यास किया जा सकता है। असल परेशानी ये नहीं है कि जिंदगी मुश्किल है, परेशानी ये है कि हमारा दिमाग हमेशा गलत समय पर रहता है। शरीर तो यहाँ है लेकिन दिमाग कहीं और। आप अपने के साथ बैठे हैं लेकिन दिमाग काम में अटका है, और उसका परिणाम क्या होता है? आप उस पल को खो देते हैं और बाद में पछताते हैं। डर हमेशा भविष्य में रहता है, अफसोस हमेशा अतीत में, और वर्तमान प्रेजेंट में। और वर्तमान में इन दोनों की कोई जगह नहीं है। लेकिन असली बदलाव तब आता है जब हम ये समझ जाते हैं कि खुशी बाहर नहीं, अटेंशन में है। जब आप इस पल पर पूरा ध्यान देते हैं जहां आप अभी हैं। अगर आप चाय पीते हैं तो चाय पीते समय सिर्फ चाय पे, चलते समय सिर्फ चलने पर ध्यान दें, सुनते समय सिर्फ सुनने पर ध्यान दें, किसी काम को करते समय सिर्फ उसी काम पर ध्यान दें, तो दिमाग अपने आप शांत होने लगता है। प्रेजेंस डर का दुश्मन है। मान लीजिए आप ट्रैफिक में फंसे हैं, आपके चारों तरफ हॉर्न की आवाज, गर्म हवा, रेड सिग्नल। पहले आप गुस्सा होते थे, अब आप कहते हैं मैं यहाँ हूँ और अभी सुरक्षित हूँ। बस इतना सोचते ही दिमाग की धड़कन धीमी होने लगती है। खुशी का मतलब ये नहीं है कि आपके जीवन में कभी दुख नहीं होगा। खुशी का मतलब है दुख में भी होश में रहना। जब आप सीख जाते हैं इस पल में रहना तो आपका डर कम होता है, चिंता ढीली पड़ती है, जिंदगी भारी नहीं लगती। फिर आप जिंदगी से लड़ना छोड़ देते हैं और जीना शुरू करते हैं। आज कोई एक काम को चुनिए और उसे पूरी मौजूदगी के साथ कीजिए। लेकिन सवाल ये है, अगर दिमाग बार बार भटके तो उसे कंट्रोल कैसे करें, जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 26, एंजॉय द मोमेंट। क्या आपने कभी सोचा है, अगर जिंदगी सिर्फ इसी पल में हो रही है तो हम इसे जी क्यों नहीं पा रहे? हम में से ज्यादातर लोग मानते हैं कि शांति और खुशी किसी दिन आएगी, जब हालात सही होंगे, जब समस्या खत्म होगी, जब भविष्य सुरक्षित लगेगा। लेकिन ये अध्याय एक अनकंफर्टेबल सच्चाई को सामने दिखाता है कि जिंदगी बाद में नहीं होती, जिंदगी सिर्फ अभी होती है। आपका पूरा जीवन छोटे छोटे प्रेजेंट मोमेंट्स का जोड़ है। अगर आप इन पलों में नहीं हैं तो असल में आप जिंदगी से बाहर हैं। समस्या ये नहीं कि जिंदगी कठिन है, समस्या ये है कि हम जिंदगी को रेजिस्ट करते हैं। हाँ, हम जिंदगी का विरोध करते हैं। हम चाहते हैं ये पल जल्दी निकल जाए, हम चाहते हैं कुछ और हो, हम चाहते हैं चीजें अलग हो, हम चाहते हैं चीजें हमारे अनुसार हो। लेकिन विरोध दुख को जन्म देती है। लेखक यहाँ साफ कहते हैं, दर्द जीवन का हिस्सा है, लेकिन दुख ज्यादातर हमारे दिमाग की बनाई हुई होती है। हम अतीत पर सोचकर पछताते हैं और भविष्य पर सोचकर डरते हैं, जबकि इस पल में दोनों मौजूद नहीं। इस अध्याय में लेखक बड़ी स्पष्टता के साथ कहते हैं कि अगर आप इस पल को पूरी तरह स्वीकार कर लें तो डर, चिंता और पछतावा अपने आप कम होने लगते हैं। एंजॉय द मोमेंट का मतलब ये नहीं कि आप हमेशा खुश रहेंगे। इसका मतलब है जो हो रहा है उसे स्वीकार करना, इस पल से लड़ना बंद करना और खुद को यहाँ वापस लाना। लेखक बताते हैं कि जैसे ही आप रेजिस्टेंस छोड़ते हैं, मन हल्का हो जाता है। लेखक कहते हैं कि जिंदगी को हमें झेलना नहीं है या काटना नहीं है, जिंदगी को महसूस करना। अगर आप हमेशा अगले पल में भागते रहेंगे तो ये पल कभी वापस नहीं आएगा। और ये सच है, आपके पास जिंदगी के अलावा कुछ भी ज्यादा कीमती नहीं है। जब आप इस पल में रहते हैं, रिश्ते गहरे होते हैं, डर कमजोर पड़ता है और जीवन धीमा लेकिन मीनिंगफुल लगता है। याद रहे, जिंदगी जीने के लिए है, बस झेलने के लिए नहीं। एक चैलेंज आपके लिए, आज दिन में एक बार रुक के अपने से पूछिए, क्या मैं अभी यहाँ हूँ या मेरा दिमाग कहीं और भाग रहा है? लेकिन सवाल ये है, अगर इस पल को जीना इतना जरूरी है तो हमारा ईगो हमें इससे दूर क्यों रखता है?
जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 27, स्टॉप फीडिंग योर ईगो। क्या आपने कभी गौर किया है कि आपकी जिंदगी की सबसे ज्यादा लड़ाइयाँ दूसरों से नहीं बल्कि खुद को सही साबित करने से शुरू होती है? अगर हाँ, तो ये अध्याय आपको अनकंफर्टेबल सच्चाई दिखाने वाला है। ईगो कोई आवाज नहीं करता, वो चुपचाप काम करता है। वो आपको ये महसूस कराता है कि मुझे सही होना चाहिए, मेरी बात ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं हार नहीं सकता। समस्या ये नहीं कि ईगो मौजूद है, समस्या ये है कि हम उसे पहचानते नहीं और उसे ही मैं समझ लेते हैं। और इस अध्याय में लेखक हमारे इसी भ्रम को उजागर करते हैं। ईगो सबसे ज्यादा नुकसान रिलेशनशिप में करता है। सोचिए, एक बहस, दो लोग जो एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन लड़ाई बढ़ती जाती है क्योंकि बहस शांत होने का नाम ही नहीं लेती। क्यों? क्योंकि सवाल ये नहीं रह जाता कि सही क्या है, बल्कि ये बन जाता है कौन जीतेगा। ईगो को जीत चाहिए, भले ही जुड़ाव टूट जाए। यही ईगो आपको माफ नहीं करने देता, गलती मानने नहीं देता और अंदर ही अंदर गुस्सा जमा करता रहता है। और फिर हम कहते हैं, मुझे शांति क्यों नहीं मिलती? इस अध्याय में लेखक हमें यही समझाने का प्रयास करते हैं कि हर बहस में दो लोग नहीं होते, एक इंसान और ईगो होता है। जब आप किसी आर्ग्यूमेंट के बीच रुककर खुद से यह सवाल पूछते हैं कि अभी बोल कौन रहा है, मैं या मेरा ईगो, उसी पल पावर शिफ्ट हो जाती है। ऑथर समझाते हैं कि ईगो हमेशा कंपैरिजन करता है, ईगो हमेशा श्रेष्ठता चाहता है, ईगो हमेशा जीत की भूख में रहता है। लेकिन हैप्पीनेस और पीस यानी शांति ईगो से नहीं, अवेयरनेस से आती। मान लीजिए कोई आपको क्रिटिसाइज करता है, पहले आपका ईगो आपको हर्ट करता है, आपको डिफेंसिव बनाता है, पलटकर जवाब देना चाहता है। लेकिन जब आप ईगो को पहचान लेते हैं या आप ईगो को पहचानने की कला को सीख लेते हैं, तब आप, जब ईगो शक्तिशाली होता है या ईगो उजागर होता है, तो आप रुकते हैं, गहरी सांस लेते हैं और सोचते हैं, ये मेरी वैल्यू तय करता है। और यही ईगो भूखा रह जाता है और आप आजाद हो जाते हैं। याद रहे, ईगो को मारना संभव नहीं है और जरूरी भी नहीं, लेकिन उसे खाना देना बंद करना पूरी तरह संभव है। आप ईगो को खाना देते हैं जब आप हर बात को जीतना चाहते हैं, जब आप क्रिटिसिज्म को व्यक्तिगत रूप से ले लेते हैं, आप गलती मानने से डरते हैं, और जब आप ईगो को भूखा रखते हैं। और ईगो भूखा कब रहता है? जब आप सामने वाले को सुनते हैं, आपकी क्रिटिसिज्म होने पर आप रुकते हैं और चीजों को समझते हैं, आप अपनी गलती को स्वीकार करते हैं। याद रखिए, आपको सही साबित होना जरूरी नहीं, आपको शांत रहना जरूरी है। आज जब भी कोई बहस शुरू हो या कभी भी जब आप किसी बहस में पड़े, खुद से पूछिए, अभी ईगो बोल रहा है या मैं? और फिर जवाब देने से पहले 3 गहरी सांस लें। लेकिन सवाल ये है, अगर ईगो इतनी चुपचाप काम करता है, तो हम अपने दिमाग की आवाज से अलग कैसे हों? जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 28, स्टॉप थिंकिंग। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी सबसे ज्यादा थकान काम से नहीं, सोचते रहने से आती है? हम मानते हैं कि सोचने से हम ज्यादा समझदार बनते हैं, लेकिन ये अध्याय एक अलग ही सच्चाई को हमारे सामने रखता है कि हर सोच यूजफुल नहीं होती, कुछ सोच बस शोर होती है। ज्यादातर लोग दिन भर एक ही तरह की बातें बार बार सोचते रहते हैं। उसने ऐसा क्यों कहा, अगर ऐसा हो गया तो, मैं वो क्यों किया? और यही रिपीटिंग थिंकिंग धीरे धीरे चिंता, तनाव और डर को जन्म देती है। असल समस्या सोच नहीं, समस्या है सोच के साथ चिपक जाना। हम अपने दिमाग की हर आवाज को सच मान लेते हैं, लेकिन लेखक यहाँ एक क्रिटिकल बात बताते हैं, आप अपने विचार नहीं है, आप वो हैं जो विचारों को देख रहा है। जब आप इस फर्क को नहीं समझते, तो आपका दिमाग अतीत में भागता है और आपको पछतावा होता है। कभी दिमाग भविष्य में भागता है और आपको डर लगता है और आप बीच में फंस जाते हैं। इसे ऐसे समझो, मान लीजिए आप किसी के कॉल का इंतजार कर रहे हैं और उसका कॉल नहीं आता। फिर आपका दिमाग सोचना शुरू करता है कि वो मुझे इग्नोर कर रहा है, मैंने उसे कॉल किया था, शायद मैंने उसे कुछ गलत कह दिया होगा। लेकिन सच ये है कि आपको कोई फैक्ट पता ही नहीं है कि असली कारण क्या है जिसकी वजह से सामने वाले ने आपको कॉल नहीं किया, क्योंकि ये सब सिर्फ सोच है, कोई रियलिटी नहीं। रियलिटी तो तब उजागर होगी जब उससे बात हो। इसीलिए लेखक कहते हैं कि सोच को रोकने की कोशिश मत करो, सोच से दूरी बनाओ। लेखक बताते हैं कि 3 प्रैक्टिकल स्टेप्स से आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं। स्टेप फर्स्ट, ऑब्जर्व। जब भी कोई थॉट
आपको आए, बस उसे नोटिस करो, ना उसे लड़ो और ना ही उसे दबाओ। बस कहो अच्छा ये सोच चल रही है। स्टेप 2, एक्सेप्ट विदाउट जजमेंट। अब जो सोच आई है, अब उसके लिए ये मत कहो ये सोच गलत है, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। उस सोच को एक्सेप्टेंस करो, यानी एक्सेप्ट करो। यहीं से कंट्रोल आता है। और अगर आप उसका विरोध करते हैं तो वो थिंकिंग बढ़ती है। स्टेप 3, डोंट फॉलो एवरी थॉट। याद रहे, हर सोच एक्शन नहीं मांगती। कुछ सोच सिर्फ बैकग्राउंड की नॉइस होती है। आपको हर थॉट पर एक्शन लेने या एक्शन को दिखाने की आवश्यकता नहीं है। और जब आप ये समझ जाते हैं तो यही आपकी मेंटल फ्रीडम है। इसे ऐसे समझो, जब आप किसी सड़क पर पैदल चल रहे होते हैं तो आपके आसपास कई गाड़ियां निकल रही होती हैं। क्या आप हर गाड़ी में बैठते हैं? नहीं, आप बस उन्हें आते जाते देखते हैं। बस आपके विचार भी ऐसे ही है, आपको उन्हें सिर्फ देखना है। किसी एक विचार के साथ बैठकर चलते नहीं बनना। इसीलिए लेखक कहते हैं कि शांति सोच बंद करने से नहीं, सोच से अलग होने से आती है। जब आप ये समझ जाते हैं कि हर थॉट सच नहीं, हर फीलिंग परमानेंट नहीं, तो दिमाग हल्का होने लगता, आप फिर से कंट्रोल में आ जाते हैं और धीरे धीरे चिंता ढीली पड़ती, डर कमजोर होता है और क्लैरिटी बढ़ती। आज जब भी दिमाग भटके थोड़ा ठहरिए, खुद से कहिए मैं सोच नहीं हूँ, मैं सोच को देख रहा हूँ। अब जरा ठहरिए। आपने देखा कि इस बुक समरी में लेखक ने हमें कैसे बताया कि थकान काम से नहीं आती, थकान आती है गलत लोगों को खुश करने से। आपने सीखा देना अच्छी बात है, लेकिन खुद को खोकर देना खुद के साथ बेईमानी है। आपने महसूस किया हर हाँ आपको छोटा करता गया और हर दबाई हुई ना आपके अंदर गुस्सा बनती गई। आपने समझा दूसरों की एक्सपेक्टेशंस आपकी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन आपने उन्हें अपनी पहचान बना लिया। और शायद आज पहली बार आपने ये भी माना होगा कि आप कमजोर नहीं हैं, आप बस बहुत ज्यादा एडजस्ट करते रहे हैं। और हाँ, ये भाग यहीं खत्म नहीं होता। ये भाग आपसे एक वादा मांगता है। वादा ये नहीं कि आप कल से परफेक्ट बन जाएंगे, वादा ये कि आप अब खुद को सबसे आखिर में नहीं रखेंगे, कि अब आप हर आवाज नहीं सुनेंगे और हर गिल्ट को सच नहीं मानेंगे। क्योंकि जब आप खुद की बाउंड्रीज बनाते हैं तभी जिंदगी सांस लेने लगती है। लेकिन एक आखिरी सवाल अभी बाकी है। अगर आपने एक्सपेक्टेशन छोड़ दी, कंपैरिजन छोड़ दिया, नॉइज कम कर दिया और सोच से दूरी बना ली, तो अब जिंदगी को किस डायरेक्शन में ले जाना है, इस रास्ते से पर्दा खुलेगा तीसरे भाग में। इसलिए विन योर इनर बैटल की इस यात्रा से जुड़े रहिए, क्योंकि ये आपकी जिंदगी के हर अध्याय को उजागर कर रहा है। और दोस्तों, ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाई बटन पर क्लिक करें। धन्यवाद।